अब देखिए सेक्शन 12 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, कस्टम्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है क्योंकि इसके ऊपर ये सेक्शन ही लेविएबिलिटी के बारे में बात करता है, राइट। तो सेक्शन 12 देखो क्या चार्जिंग सेक्शन जिसे बोलते हैं ना, चार्जिंग सेक्शन। आप बुक को थोड़ा सा लैंडस्केप में ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा फटाफट, है ना। लैंडस्केप में बुक को ले, देखो क्या बोलते चार्जिंग सेक्शन, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन द फोर्स। देखो एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन द फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये सेक्शन अपने आप में ही पिया हुआ है। ये क्या बोलता है, देखो ये पिया हुआ है अपने आप में ही। देखो क्या बोलता है, एक्सेप्ट एज मतलब मेरा एक्ट मुझे कभी कॉन्ट्राडिक्ट करे, मेरा एक्ट मुझे कभी कॉन्ट्राडिक्ट करे तो वो चीज ओवरराइड हो जाएगी, या फिर कोई और एक्ट भी मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वो दूसरा एक्ट मुझे ओवरराइड कर लेगा, है ना। तो ये खुद ही पिया हुआ है। ये क्या बोलता है कि मैं पीछे हूं भाई, अगर मुझे कोई कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वो मुझे ओवरराइड कर लेगा। तो एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन द फोर्स। समझ में आपके, राइट। तो देखो अ ड्यूटी ऑफ कस्टम्स शॉल बी लेवीड। तो कस्टम ड्यूटी कैसे लेवी होगी, है ना। तो एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन द फोर्स, द ड्यूटी ऑफ कस्टम शॉल बी लेवीड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन कस्टम टैरिफ एक्ट। अब भी थोड़ी देर पहले बताया था कि लेवी तो कस्टम एक्ट के हिसाब से होगी, बट रेट देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा, कस्टम टैरिफ एक्ट। तो मैं लेवी कर दूंगा, सेक्शन 12 बोलता है मैं लेवी तो कर दूंगा, बट रेट देखने के लिए अब कहां जाना पड़ेगा, कस्टम टैरिफ एक्ट में जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो, तो कस्टम, हमने कोई गुड्स लाए, दूसरे कंट्री से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किए, वो गुड्स इंपोर्ट होने के बाद जब उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, वो वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, देखो मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मान के चलो दिस इज इंडिया, राइट, दिस इज इंडिया। एक सेकेंड ना, दिस इज योर इंडिया, ओके। और ये दूसरी कंट्री है कोई, ये दूसरी कोई कंट्री जापान, ओके। तो आपने क्या किया, दूसरे कंट्री से कोई गुड्स मंगवाए, यू ऑर्डर्ड, दिस इज मिस्टर आशीष, ही इज इंपोर्टर, है ना, ये इंपोर्टर। इसने क्या किया, दूसरे कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करने का सोचा, तो कहां से, जापान से। अब देखो, अब ये मत सोचना कि साला जापान इधर कहां से आ गया, है ना। अरे मेरा ज्योग्राफी थोड़ा पुअर है, तो ये सब एग्जाम्पल है। अच्छा, है ना, कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि जापान है कहां एक्चुअली, तो उनका तो मैं बात ही नहीं कर रहा। जिनको पता है वो ये ना सोचे, हमारे पढ़ने पे ध्यान दे, ओके। चलो देखो, तो आशीष ने जापान से गुड्स ऑर्डर करने का सोचा एंड ही ऑर्डर टू मिस्टर जे ऑफ जापान, मिस्टर जे प्लीज सेंड मी द 100 पेयर ऑफ शूज। उसने मिस्टर जे को बोला कि आप मुझे 100 पेयर ऑफ शूज को भेजो, ओके। तो यहां पे आपको मालूम है टेरिटोरियल वाटर है, दिस इज टेरिटोरियल वाटर, राइट। अब देखो मिस्टर जे ने ये पूरे गुड्स ये शिप में लोड कर दिए, शिप में लोड हो गई और ये शिप अब इंडिया की तरफ निकली। जैसे ये शिप इंडिया की तरफ निकली, यहां पे आके गुड्स को रोका गया, यहां पे आके गुड्स को रोका गया। एंड रोकने के बाद यहां पे एक ऑफिसर था, है ना, एक ऑफिसर है जिसका नाम है सेक्शन 12, जो अभी हम देख रहे। सेक्शन 12 ने बोला, वेट 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 मास्टर ऑफ वेसल, यू हैव टू पे द ड्यूटी। ऐसे कशाची ड्यूटी है, आज तक तुम्हें इतने गुड्स लाए भाई, कोई ड्यूटी व्यूटी नहीं पे की, आज आप कैसे ड्यूटी मांग रहे हो। तो सेक्शन 12 ने बोला, आपको पता नहीं, हम चार्जिंग सेक्शन है, और चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि अगर दूसरे कंट्री से कोई भी गुड्स इंडिया में आ जाए तो फिर आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अच्छा, ओके, चल। तो ऐसे सेक्शन 12 जैसे ही गुड्स टेरिटोरियल वाटर में एंटर करते, टेरिटोरियल वाटर में जैसे ही गुड्स एंटर हो जाएंगे, ये सेक्शन 12 ड्यूटी की लेविएबिलिटी कर देता है। अब ये लेवी होने के बाद आपको जब रेट्स देखने का काम पड़ेगा, ये शूज पे, मान के चलो शूज पे बीसीडी का रेट क्या है,
बेसिक कस्टम ड्यूटी है ना, बीसीडी मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, इसका रेट क्या है वो देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा कस्टम टैरिफ एक्ट में। तो देखो कस्टम टैरिफ एक्ट ऐसा रहेगा, एग्जाम्पल ये कस्टम टैरिफ एक्ट CTA कस्टम टैरिफ एक्ट, और यहां दिए रहेंगे गुड्स के नाम। जैसे देखो आपने पेंसिल इंपोर्ट किया तो 5% रेट ऑफ ड्यूटी, आपने अगर पेन इंपोर्ट किया तो 10% रेट ऑफ ड्यूटी, आपने अगर शूज इंपोर्ट किए तो 10% रेट ऑफ ड्यूटी, आपने अगर गोल्ड इंपोर्ट किया तो 40% रेट ऑफ ड्यूटी, एंड सो ऑन। सो दीज आर द रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो आपने क्या इंपोर्ट किया? सर हमने शूज इंपोर्ट किया, तो शूज का रेट कितना परसेंट है? 10%। चलो वैल्यू कितनी है शूज की? 1 लाख रुपए, दिस इज वैल्यू, इनटू रेट, कितना रेट है बेटा? 10%। तो चलो 10,000 रुपए आप क्या पे कर दो? कस्टम ड्यूटी, और आपके गुड्स इंडिया में क्लियर कर लो। इसके ऊपर एजुकेशन सेस वगैरह भी लगे। समझ में आपके? तो देखो क्या बोलना चाह रहा है वो, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन द फोर्स, द ड्यूटी ऑफ कस्टम शॉल बी लेवीड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन कस्टम टैरिफ एक्ट। कस्टम टैरिफ एक्ट में जो रेट दिया है उसके हिसाब से आपको ड्यूटी भरना पड़ेगा, एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन कस्टम टैरिफ एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन द फोर्स। मतलब अगर कस्टम एक्ट में कोई रेट दिया हुआ नहीं है तो दूसरा लॉ अगर कोई रेट बोलता है, कोई रेट अगर दूसरे लॉ में दिए हुए हैं तो उस हिसाब से उसको रेट भरना पड़ेगा, मतलब वो रेट लगाना पड़ेगा और ड्यूटी भरना पड़ेगा। ओके, तो देखो टाइमिंग इन द फोर्स ऑन गुड्स। अच्छा, अब ये रेट लगता किस पे है सर? मतलब ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, रेट नहीं सॉरी, कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लगती है? तो ये कस्टम ड्यूटी उन्होंने बोला किसके ऊपर लगेगी बेटा? गुड्स के ऊपर। कस्टम ड्यूटी लगेगी गुड्स के ऊपर। गुड्स। अब गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब क्या होता है? तो वो देखने के लिए आपको जाना है फिर सेक्शन 222 में। तो सेक्शन 222 ने गुड्स को डिफाइन किया और क्या बोला, जरा देखते हैं गुड्स को क्या बोलता है सेक्शन 222। तो गुड्स मतलब क्या होते हैं? देखो गुड्स, सेक्शन 222, गुड्स इंक्लूड, दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। ओके, तो देखो क्या बोलता है, गुड्स इंक्लूड वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट। वेसल मतलब बड़ी शिप, वेसल, व्हीकल और एयरक्राफ्ट, ये सब गुड्स है। स्टोर्स, ये स्टोर्स क्या अभी अपन नीचे देखेंगे, स्टोर्स। बैगेज मतलब क्या बेटा? इसका एक सेपरेट टॉपिक हम लोगों को आगे पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता दूं बैगेज मतलब क्या। जो भी लगेज आप आपके साथ लाएंगे, दूसरी कंट्री से आप इंडिया में आ रहे हो, तो जो भी लगेज आप आपके साथ लाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? बैगेज। तो बैगेज ये भी गुड्स की डेफिनेशन में। तो गुड्स इंक्लूड वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, स्टोर्स, बैगेज, करेंसी एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इनको भी करेंसी एंड निगोशिएबल मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, बेरर चेक, ये सब क्या है बेटा आपके? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी गुड्स के डेफिनेशन में। एंड लास्ट एनी अदर मूवेबल आर्टिकल। डेफिनेशन को देखो कितना वाइड कर दिया, एनी अदर मूवेबल आर्टिकल। What do you mean by movable article? An article is said to be movable if it is capable of being shifted from one place to another place. Movable article, मुझे बताओ ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो मूवेबल नहीं है और वो दूसरी कंट्री से इंडिया में आ गया? मतलब उन लोगों को हर एक गुड्स पे ड्यूटी लगाना है। An article is said to be movable if it is capable of being shifted from one place to another place. Is said to be a movable article. So जो भी मूवेबल आर्टिकल है उन सब पे कस्टम ड्यूटी लगा देंगे, उनको गुड्स बोल के उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगवा देंगे, राइट? तो कभी कभी सेपरेट सेक्शन 2 मार्क्स के लिए गुड्स की डेफिनेशन ही पूछ लेता है। तो गुड्स इंक्लूड वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, स्टोर्स, बैगेज, करेंसी एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एनी अदर मूवेबल आर्टिकल। इसको अपन क्या बोल देंगे बेटा? गुड्स। तो चलो वापस आ जाओ। तो ये ड्यूटी किसके ऊपर लगने वाली है? गुड्स। तो एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन द फोर्स, द ड्यूटी ऑफ कस्टम शैल बी लेवीड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन कस्टम टैरिफ एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन द फोर्स ऑन गुड्स। सर वो कौन से गुड्स पे लगेगी? क्या सभी गुड्स पे ड्यूटी लगेगी? द आंसर इज नो। ऐसे गुड्स जो इंडिया में आए या
इंडिया से गए, मतलब विच आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया, ऐसे गुड्स जो इंडिया में क्या हो गए बेटा, इंपोर्ट, विच आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया। सर हमारे दिमाग में एक सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट? इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? तो सेक्शन 223 ने इंपोर्ट का मतलब बताया। सेक्शन 223 सेज इंपोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो दूसरे कंट्री से गुड्स इंडिया में लाना, कहीं और से, जापान से, यूएस से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, भूटान से, दूसरे कंट्री से ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एज एन इंपोर्ट। गेटिंग द पॉइंट? तो देखो, इंपोर्ट मीन्स विथ देयर ग्रामेटिकल मिस्टेक वेरिएशन एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन। सर इसका मतलब क्या हुआ? विथ देयर ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन, क्या मतलब हुआ सर इसका? देखो सुनो, अब लोग बड़े होशियार थे, लोगों ने क्या किया, देखो लोगों ने, हमने बोला कि इंपोर्ट का मतलब क्या, कि दूसरे कंट्री से गुड्स इंडिया में लाना इज इंपोर्ट। अब लोगों ने बोला देखो हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे, IMPOURT कर। तो इंपोर्ट का स्पेलिंग तो क्या होता है, IMPORT। तो हम इंपोर्ट IMPORT नहीं कर रहे, हम IMPOURT कर रहे, तो हमारे ऊपर कस्टम ड्यूटी ना लगाया जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो विद देयर ग्रामेटिकल वेरिएशन, आप कुछ भी ग्रामेटिकल वेरिएशन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या फिर कुछ लोग बोलने लगे सर हमने इंपोर्ट थोड़ी ना किया, हमने इंपोर्ट किया है। और कॉग्नेट एक्सप्रेशन, तो आप कुछ भी बोलो विद देयर ग्रामेटिकल वेरिएशन और कॉग्नेट एक्सप्रेशन, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी करो, इफ गुड्स आर ब्रिंगिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू माई इंडिया इट इज इंपोर्ट। अगर दूसरे कंट्री से गुड्स इंडिया में आ रहे तो हम उसे इंपोर्ट बोलेंगे, और इंपोर्ट बोल के उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा देंगे। चाहे आप IMPOURT लिखो, चाहे आप IMPORT लिखो, चाहे और कुछ लिखो, बोलो कुछ भी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम तो उसे इंपोर्ट बोलेंगे और इंपोर्ट बोल के कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर लगा दें। अरे आप समझे मैंने क्या बोला? तो एनी गुड्स विच आर ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एज एन इंपोर्ट। फिर दूसरा सवाल उठा, देखो अब नीचे वाले पेज पे आना, पा उसी से कंटिन्यूएशन में नीचे वाले पेज पे देखो क्या बोलता है, उसके नीचे पेज देखो क्या है, इंपोर्ट। अब एनी गुड्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज इंपोर्ट। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया? ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ये समझ में आ गया, लेकिन सर इंडिया क्या होता है? फिर से नया सवाल। तो गवर्नमेंट ने बोला इंडिया की डेफिनेशन हम सेक्शन 227 में दी, और इंडिया को क्या लिखा देखो, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर। अब आपके समझ में आया होगा वो जो सेक्शन 12 था, वो सेक्शन 12 यहां क्यों है? क्योंकि इंडिया कहां तक एक्सटेंड है बेटा? टेरिटोरियल वाटर तक एक्सटेंड है। तो जैसे ही गुड्स टेरिटोरियल वाटर में आ जाएंगे, हम बोल देंगे कि गुड्स का इंपोर्टेशन शुरू हो चुका है। तो गुड्स का इंपोर्टेशन तभी शुरू होगा जब गुड्स टेरिटोरियल वाटर में आएंगे, क्योंकि इंडिया टेरिटोरियल वाटर तक एक्सटेंड है, हमारा इंडिया टेरिटोरियल वाटर तक एक्सटेंड है, इसलिए हम इंपोर्टेशन तभी शुरू हुआ ऐसा मान लें। ओके, तो देखो वहां पे क्या बोलता है, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो देखो अभी तक क्या देखा हमने, देखो फटाफट देखते हैं। ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एज इंपोर्ट, राइट। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इंडिया कहां तक एक्सटेंड है बेटा? टेरिटोरियल। लेकिन ये टेरिटोरियल वाटर की वजह से दो प्रॉब्लम्स हो गए, और वो प्रॉब्लम क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। ओके, तो देखो क्या होता है, प्रॉब्लम कैसे। तो देखो कैसे प्रॉब्लम हो ना। ये आपका इंडिया, ओके, ये दूसरी कंट्री जापान, जैसे हमने देखा शिप यहां से निकली, ये टेरिटोरियल वाटर आपका। अब जैसे पहले गुड्स इंडिया के बंदे ने मंगवाए थे, आशीष ने इंपोर्ट किए थे,
राइट, मैंने गुड्स इंपोर्ट किए थे। वैसे यहां पे एक कंट्री मान के चलो श्रीलंका। अब इस श्रीलंकन बंदे ने भी सोचा कि मैं वो शूज जापान से मंगवाता हूं, और इसने ऑर्डर दिया जो ऑफ जापान को, मिस्टर जे प्लीज सेंड मी द 100 पेयर ऑफ शूज। मिस्टर जे ने ये शूज शिप में लोड किए और ये शिप अब श्रीलंका की तरफ निकली। शिप को यहां पे आके रुकवाया गया। सेक्शन 12 आपको मालूम है यहां कौन रहता है बेटा, सेक्शन 12। सेक्शन 12 says वेट मास्टर ऑफ वेसल यू हैव टू पे द ड्यूटी। श्रीलंका का बंदा बोला व्हाट द हेल यू आर सेइंग मैन, व्हाई शुड आई पे द ड्यूटी। अरे मैं आपके इंडिया में थोड़ी ना गुड्स ला रहा हूं, मैं तो श्रीलंका में लेके जा रहा हूं। तो सेक्शन 12 बोलता है नहीं वो हमें नहीं समझता भाई, जो भी हमारे टेरिटोरियल वाटर में आएगा उसे हमें ड्यूटी देना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी यहां से इंपोर्ट यहां से शुरू होता है। अरे समझ में आया आपको। तो ये केस, ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक चले गया कि भाई टेरिटोरियल वाटर, कोई और कंट्री जब उसके गुड्स हमारे टेरिटोरियल वाटर से लेके जा रही है तो क्या उसके ऊपर भी आप ड्यूटी लगा देंगे। मतलब आपके घर के सामने से कोई जा रहा है, उसको बोलेंगे नहीं मेरे घर के सामने से जाने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा होगा क्या, जरा सोच के देखो आपको तो समझा, लेकिन ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चले गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसेस में जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 अपार प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड। ये 2 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और क्या बोला देखो। सुप्रीम कोर्ट सेज import commences soon the ship crosses the territorial water। इंपोर्ट शुरू हो जाएगा जैसे ही शिप टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर लेगी। इंपोर्ट कमेंसेस सुन द शिप, मान के चलो और एक शिप है जो इंडिया में गुड्स ला रही है। इंपोर्ट कमेंसेस सुन द शिप क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर, इट कंटिन्यूज एंड कंप्लीटेड when the goods become part of mass of goods of country। इंपोर्ट शुरू तो तब हो जाएगा जब गुड्स टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर लेगा। Import commences soon the ship crosses the territorial water, it continues and completed when these goods become part of mass of goods of country। जब ये गुड्स इंडिया का हिस्सा बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा, मास बन जाएगा, तब हम मानेंगे कि इंपोर्ट खत्म हो चुका है, खल्लास हो चुका है, एंड हो चुका है, निस्त नाबूद हो चुका है, फना हो चुका है। तो देखो इंपोर्ट शुरू तो तब हो जाता है जब गुड्स टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर लेते, बट इट कंप्लीटेड व्हेन द गुड्स बिकम पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स ऑफ कंट्री। इसका मतलब यह हुआ कि जब गुड्स श्रीलंका जा रहे थे, इंपोर्ट शुरू तो हो गया था, बट देखो ये खत्म ही नहीं हुआ, इट कंटिन्यूज। ये खत्म कहां होगा बेटा, खत्म श्रीलंका में होगा। तो क्या सर श्रीलंकन गवर्नमेंट ड्यूटी लगाएगी? अरे छोड़ो, आप पहले इंडियन लॉ पढ़ो। अरे श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या करेगी हमें नहीं पता, राइट। तो हम इंडिया में उन गुड्स के ऊपर ड्यूटी नहीं लगा सकते क्योंकि ये गुड्स इंडिया का पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स ऑफ कंट्री नहीं बने, इसलिए हम इनके ऊपर कभी भी ड्यूटी नहीं चार्ज कर सकते। अरे समझ में आया आपके, राइट। तो देखो गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, इंपोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। बिकॉज ऑफ दिस टेरिटोरियल वाटर 2 प्रॉब्लम हो गए थे। ये जो प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा, इस प्रॉब्लम को कहते हैं बेटा इनोसेंट एंट्री। एक इनोसेंट एंट्री है बॉस, जानबूझ के होता है क्या? मैं आपके घर के सामने से जानबूझ के जाऊंगा? अरे मैं आपके वाटर से जानबूझ के थोड़ी ना जा रहा हूं। अरे ये वे है हमारे श्रीलंका जाने के लिए, इनोसेंट एंट्री। और दूसरा है एग्जैक्ट इमेजिनरी लाइन ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स। दिस इज इमेजिनरी लाइन है ये।
कोई वहां पे खंबा गाड़ के रखा है क्या 12 नॉटिकल माइल्स पे, या ऐसा कोई वायर डाल के रखा है? ऐसा होता है? नहीं। तो ये तो इमेजिनरी लाइन है। तो इनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें 2 डिसीजन में बताया, अपार प्राइवेट लिमिटेड, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन 2 डिसीजन, अपार प्राइवेट लिमिटेड एंड गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड, कहा गया इंपोर्ट शुरू तो तब हो जाएगा जब गुड्स टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर लेंगे, बट खत्म तब होगा जब ये गुड्स इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे, मास बन जाएंगे, तब हम इंपोर्ट को खत्म मानेंगे। राइट? तो देखो वहां पे दिया है आपको देखो फटाफट क्या बोलता है, देखो, बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन इंडिया फॉलोइंग प्रॉब्लम अरोज, है ना? इंडिया की डेफिनेशन की वजह से 2 प्रॉब्लम हो गए। कौन से? देखो, इनोसेंट एंट्री ऑफ द वेसल, जो अभी आपको बताया, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमिन व्हेन एग्जैक्टली द वेसल क्रॉसेज द टेरिटोरियल वाटर लिमिट। तो कब क्रॉस हुआ ये जानना थोड़ा मुश्किल है। दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन फॉलोइंग डिसीजन, अपार प्राइवेट लिमिटेड एंड गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड, विच सेज, देखो क्या बोलता है, देखो, इंपोर्टेशन कमेंस, इंपोर्टेशन शुरू कब होगा? इंपोर्टेशन कमेंस व्हेन गुड्स क्रॉसेस, व्हेन गुड्स और शिप, है ना, शिप में गुड्स क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, कंटिन्यूज एंड कंप्लीटेड व्हेन द गुड्स बिकम पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स ऑफ कंट्री। तो जब ये गुड्स इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे, हम ऐसा मानेंगे कि अब ये गुड्स इंडिया का पार्ट बन चुके, हिस्सा बन चुके, और इन गुड्स पे अब आप कस्टम ड्यूटी कलेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो देखो, नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट। राइट? एक्सपोर्ट, तो गुड्स इंपोर्ट का देखा हम लोगों ने, इंपोर्ट इनटू इंडिया। अब देखो एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूं थोड़ा सा। जनरली एक्सपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहता है। व्हाई? बिकॉज दूसरे कंट्री का पैसा इंडिया में आना चाहिए, फॉरेन करेंसी इंडिया में आना चाहिए, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट द एक्सपोर्ट। बट कुछ गुड्स ऐसे हैं जिन गुड्स को इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट नहीं करना चाहती। सर ऐसे कौन से गुड्स है? एनिमल स्किन, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। तो इन गुड्स को इंडियन गवर्नमेंट, ऐसे और भी गुड्स है, इंडियन गवर्नमेंट इन गुड्स को प्रमोट नहीं करना चाहती, इसलिए इनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तब इनके ऊपर और ज्यादा ड्यूटी लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आप ड्यूटी लगाएंगे तो उसका भाव क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा, और उसका रेट बढ़ जाएगा। इफ रेट इंक्रीजेस द पर्सन विल नॉट परचेज द गुड्स। एक्सक्यूज मी, समझ में आया आपके? तो देखो, विच आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, सेक्शन 218 एक्सपोर्ट मीन्स वही। आप देखो इंपोर्ट क्या मतलब, क्या देखा आपने? ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। अब एक्सपोर्ट क्या होगा? टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। राइट? जैसे देखो ये इंडिया, यहां पे मान के चलो, एक सेकंड ना, एक सेकंड, हाँ जी, जैसे देखो कि आपने कोई दूसरे कंट्री को गुड्स बेचे, मान के चलो दिस इज योर इंडिया, ओके, और यहां पे और एक दूसरी कंट्री है चाइना। जस्ट सेकंड, दिस इज टेक्निकल प्रॉब्लम, एक सेकंड। दूसरी कंट्री यहां पे चाइना, ओके, वो चाइना को आपको गुड्स मान के चलो एक्सपोर्ट कर, दूसरे पेज पे ले लेता हूं तो आपको जल्दी से समझ। ओके देखो, ये आपका इंडिया, ओके, इंडिया से गुड्स आपको एक्सपोर्ट करना है, तो ये दूसरी कंट्री चाइना, क्या एक्सपोर्ट करना है आपको? चाइना को शुगर, है ना, चीनी, चाइना चीनी खाते हैं, तो आपने, ये आपका टेरिटोरियल वाटर, यहां से आपकी शिप तैयार है चीनी लेके जाने के लिए, ये गुड्स आपने डाल, ओके। तो देखो, गवर्नमेंट सेज
इंपोर्ट शुरू तब होता है जब गुड्स टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर देते, राइट। एक्सपोर्ट भी तब खत्म हो जाएगा जब गुड्स टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर देंगे, खत्म हो जाएगा। वहां पे शुरू होता है, यहां क्या हो जाएगा, खत्म। तो देखो, अगर गुड्स में यहां पे चीनी डाली हमने, ये गुड्स टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर दिए। अब देखो, ये गुड्स चाइना की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चाइना जाने से पहले ये पानी में डूब गई, शिप डूब गई, पानी में डूब गई। तो सर, क्या फिर भी हमें ड्यूटी भरना पड़ेगा? द आंसर इज यस। एक्सपोर्ट कंप्लीटेड सुन द शिप क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर। जैसे ही शिप टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर देगी, एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। इट इज इमटेरियल वेदर द शिप रीचेस टू इट्स डेस्टिनेशन और नॉट। शिप उसके डेस्टिनेशन पे जा रही है या ना जा रही है, उसे हमें कोई लेना देना। लेकिन सर, शिप तो पहुंची नहीं। सर, शिप पहुंची नहीं, क्या टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया? आई सेड यस, टेरिटोरियल वाटर तो क्रॉस हो गया, लेकिन शिप नहीं पहुंची। अरे, शिप पहुंचना ना पहुंचना उसे कोई लेना देना नहीं है। अगर टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो गया, एक्सपोर्ट खत्म हो गया, आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? तो इट इज इमटेरियल वेदर द शिप रीचेस टू इट्स डेस्टिनेशन और नॉट। उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचे या ना पहुंचे, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है, क्या शिप ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया? इफ द आंसर इज यस, द कस्टम ड्यूटी वुड बी पेएबल। सर, इसी का मतलब यह हुआ कि अगर ये शिप टेरिटोरियल वाटर के अंदर ही डूब गई तो फिर कस्टम ड्यूटी नहीं भरना पड़ेगा। बिल्कुल सही पहचाने, अगर यह शिप टेरिटोरियल वाटर के अंदर डूब गई तो आपको कस्टम ड्यूटी भरने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? तो इंपोर्ट के केस में इंपोर्टेशन शुरू हो जाता है जब शिप टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर लेती है, और एक्सपोर्ट के केस में जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो जाएगा, एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अरे समझ गए? तो यस, करेक्ट। तो देखो वहां पे क्या बोलता है बेटा, दो केसेस में डिसीजन दिया गया वहां पे। एक्सपोर्ट मीन्स विद देयर ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड कॉग्निटिव एक्सप्रेशन टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, दूसरे कंट्री में जाना, टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज एक्सपोर्ट। ओके, और देखो वहां पे दिया हुआ है बेटा आगे, एक्सपोर्ट इट इज एज ऑब्जर्व्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन सन एक्सपोर्ट लिमिटेड। यहां दो केसेस अगेन, सन एक्सपोर्ट एंड राजेंद्र डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स लिमिटेड। गुड्स आर एक्सपोर्टेड only when they crosses the territorial water of India. It is immaterial whether ship reaches to its destination or not. तो शिप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे ना पहुंचे उससे कोई लेना देना नहीं है। शिप ने अगर टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर लिया तो फिर हम उसे एक्सपोर्ट कंप्लीट मान लेंगे और उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा। सिंपल, समझ में आ गया? टैक्सेबल इवेंट का पॉइंट क्या है यह भी आपके समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ी देर बाद समझेंगे। ओके, तो चलो एक बार रिवाइज कर दे। देखो सेक्शन 12 क्या बोलता है। सेक्शन 12, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन द फोर्स, द ड्यूटी ऑफ कस्टम्स शॉल बी लेवीड। कैसे? एट रेट कहां पे बेटा? कस्टम टैरिफ एक्ट ऑन गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन हम सेक्शन 222 में ऊपर जाके देख क्या है। गुड्स इंक्लूड वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, स्टोर्स, बैगेज, currency and negotiable instrument or any other movable article, goods, again वो goods पे आगे वापस, which are imported into India or exported out of India. Import with their grammatical variation and cognate expression. Import means bringing into India from a place outside India. India की definition 227 में India includes territorial water of India. ये territorial water की वजह से two problems. Which are the two problems? Exact imaginary line and innocent entry. Both this problem has been solved by the Honorable Supreme Court in two decision, Apar Private Limited and Garden Silk Mills Limited, which says import commences soon the ship crosses the territorial water. It continues and completed when the goods become part of mass of goods of country. और एक्सपोर्ट तब खत्म होगा जब टेरिटोरियल वाटर को गुड्स क्रॉस कर लेंगे, राइट? एक छोटी सी डेफिनेशन बची थी बेटा स्टोर्स की, वेरी सिंपल डेफिनेशन, मैं बता दूं आपको फटाफट। देखो, स्टोर मीन्स एंड इंक्लूड्स, दो पार्ट में डेफिनेशन है, मीन्स और इंक्लूड। 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर दो इसको।
स्टोर मीन्स गुड्स फॉर द यूज इन वेसल और एयरक्राफ्ट, जो करंट यूज के लिए गुड्स फॉर द यूज इन वेसल, मतलब कोई एयरक्राफ्ट में बहुत सारा सामान साथ में लेके जाना पड़ता है, फ्यूल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो एयरक्राफ्ट में अभी यूज हो रहा है ना, एटीएफ जो अभी यूज हो रहा है, एंड इट इंक्लूड्स अ फ्यूल, अदर स्पेयर पार्ट्स और अदर इक्विपमेंट्स और आर्टिकल, वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग। मतलब क्या मीन्स, मतलब क्या, जो यो अभी यूज हो रहा है, मीन्स मतलब जो अभी यूज हो रहा है, करंटली यूज हो रहा है, और इंक्लूड्स फ्यूल और स्पेयर पार्ट्स और अदर आर्टिकल्स, जो अभी तो नहीं लग रहे लेकिन आगे कभी लग सकते, इन फ्यूचर कभी लग सकता है, हो सकता है ना, ऐसे जैसे एविएशन टर्बाइन फ्यूल ऊपर ही खत्म हो गया तो क्या करेंगे, एयरक्राफ्ट नीचे आएगा क्या, पहले चलो नीचे चलते भर लेते और फिर ऊपर उठते, ऐसे होगा क्या, नहीं। तो ये स्पेयर अपने पास में रहते, जिसे अपन क्या बोलते बेटा, स्टोर्स, राइट। तो स्टोर्स की डेफिनेशन, स्टोर इंक्लूड्स एंड मीन्स पार्ट में, मीन्स मतलब जो अभी यूज हो रहा है, एंड इट इंक्लूड्स फ्यूल, अदर पार्ट्स, कोई भी और पार्ट्स हो सकते, और अदर आर्टिकल्स और इक्विपमेंट, वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग, तो अभी लग रहे या फिर इमीडिएट फिटिंग या फिर बाद में लगेंगे कभी, उसके लिए उसको भी हम क्या बोल देंगे, स्टोर्स, है ना। तो 2 नंबर के लिए डेफिनेशन आ सकती। तो ये था सेक्शन 12 का। फिर आपको वही चीजें दी है, एक वेयरहाउस का केस है, वो अपन देखेंगे अभी, और टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट मैंने अभी आपको बताया, जब गुड्स क्या क्रॉस कर लेंगे बेटा, टेरिटोरियल वाटर, ओके। चलो, तो अभी 2 चीजें हमें देखना है, एक होम कंजम्पशन और एक वेयरहाउसिंग। इस लेक्चर में उसको खत्म कर लेते और फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। चलो देखो, तो ये बेसिकली होता क्या है, वेयरहाउसिंग और गुड्स का इंपोर्टेशन, है ना। देखो वेयरहाउसिंग का मैं आपको बताता हूं क्या होता है बेसिकली। देखो समझो, ये गुड्स अब आपने इंडिया में लाए, ये आपका इंडिया, ओके। ये दूसरे कंट्री से आपने, जापान से गुड्स इंडिया में लाए, गुड्स आपने इंडिया में लाए, ओके। ये गुड्स इंडिया में जब आ जाएंगे आपके, ओके, देखो गुड्स इंडिया में आएंगे तो ये इंपोर्टर जो रहता है, ये इंपोर्टर के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये इंपोर्टर, ये जो गुड्स आपके आए, ये गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए लेके जाता है। मैं बताता हूं क्या होता है होम कंजम्पशन, या फिर इसको किया जाता है वेयर हाउसिंग। अभी दोनों क्या है, वेयर हाउसिंग और होम कंजम्पशन। अब देखो, जैसे ही गुड्स इंडिया में पहुंच गए, इंपोर्टर के पास गुड्स आ गए, इंपोर्टर के पास गुड्स आने के बाद इंपोर्टर हैज ऑप्शन टू क्लियर द गुड्स कस्टम मुंबई पोर्ट पे। इमेजिन करो आप मुंबई पोर्ट पे हो, मुंबई पोर्ट पे आपने गुड्स आए आपने कलेक्ट किए, जो भी कस्टम ड्यूटी थी वो आपने भर दी, और वो कस्टम ड्यूटी भर के आपने गुड्स को क्लियर करके आपके शॉप में, ऑफिस में, गोडाउन में, जहां भी आपको लेके जाना है वो लेके, दैट इज कॉल्ड एज होम कंजम्पशन, उसे अपन बोलते हैं होम कंजम्पशन। बट दूसरा रहता है बेटा वेयर हाउसिंग। अभी वेयर हाउसिंग क्या होता है बेसिकली, देखो, अगर आपको गुड्स होम कंजम्पशन के लिए नहीं ले जाना है, मतलब क्या कि आपने क्या किया कि ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स मंगवा ले, है ना। मतलब गुड्स आपको चाहिए थे 500 गुड्स चाहिए थे, 500, और आपने 1000 गुड्स मंगवा ली। सर ऐसा क्यों करेंगे, हमको चाहिए 500, हम 1000 क्यों मंगवाएंगे, है ना। हो सकता है इसका रीजन देखो, इधर सप्लायर, ये जो सप्लायर है जापान का, ही इज नॉट अग्री टू सेल 500 क्वांटिटीज, हो मिनिमम आपको बोलता है कि 1000 क्वांटिटी ले, नहीं तो मत ले, मिनिमम, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेट इज नॉट इकोनॉमिकल, तो ऐसे कोई भी रीजन हो सकता है कि 1000 गुड्स के लिए भी उतना ही चार्ज लग रहा है आपको, और 500 गुड्स के लिए भी उतना ही चार्ज लग रहा है, इसलिए आप सोचते हो अरे यार 1000 बुलवा लेते, ये तो लगने ही वाले आगे चल के। लेकिन अब मेरे ऑफिस में या शॉप में तो ये बचे हुए 500 गुड्स रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो अब मैं गुड्स को कहां रखूंगा, ये सवाल मेरे दिमाग में आया। तो फिर ऐसे केस में गवर्नमेंट ने आपको वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी करके दी, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने आपको करके दी। अब ये वेयर हाउसिंग में होता क्या है
कि आपने गुड्स यहां पे लाए और गुड्स लाके गवर्नमेंट ने बोला कि आप ये गुड्स हमारे वेयरहाउस में डंप कर सकते हो। या तो ये पब्लिक अपन देखेंगे, इसका एक सेपरेट चैप्टर है। दो प्रकार के वेयरहाउस होते हैं, या तो ये पब्लिक हो सकता है या फिर ये प्राइवेट वेयरहाउस हो सकता है। ओके, तो आप ये गुड्स वेयरहाउस में रख दो, तब तक आपको ड्यूटी पे करने की बहुत जरूरत नहीं है। तो देखो दो चीजें देखिए अपने, एक तो होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन में तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा होम कंजम्पशन, आपने गुड्स लाए, वो गुड्स के लिए आपको ड्यूटी भरना है। अच्छा, ये ड्यूटी कैसे भरते हैं, जैसे देखो आप बैंक में जाते हो, कोई बैंक में आपको पैसे डिपॉजिट करना है तो आपको एक स्लिप भरना पड़ता है, राइट। स्लिप मालूम है आपको, यस। और फिर आप उस स्लिप के साथ पैसे देते हो। वैसे ही अगर आपको कस्टम ड्यूटी भरना है तो आपको एक स्लिप भरना पड़ता है, लेकिन ये स्लिप का एक फॉर्मलाइज नाम है। उस स्लिप को बोलते हैं बेटा बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री उस शिप को बोलते हैं, स्लिप को। ओके, तो उसमें क्या दिया हुआ रहता है बिल ऑफ एंट्री में, देखो मैं एक शॉर्ट में निकाल के बताता हूं। वो भी यहां पे दिया रहता है आपको सीरियल नंबर, कौन से गुड्स लाए आपने, सीरियल नंबर, फिर गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स, यहां पे उसकी वैल्यू, यहां पे उसका रेट, और यहां पे कितनी ड्यूटी आई फिर आपकी, राइट। जैसे हमने क्या मंगवाए थे हमारे एग्जाम्पल में, शूज, है ना। तो सीरियल नंबर 1 गुड्स मंगवाए थे शूज, वैल्यू थी 1 लाख रुपए, रेट था कस्टम टैरिफ एक्ट से 10%, तो कितनी ड्यूटी आएंगी, 10,000। तो ये स्लिप भर के आप पैसे दे दो और आपके गुड्स घर लेके जाओ, ऑफिस लेके जाओ, होम कंजम्पशन के लिए लेके जाओ, राइट। बट जैसे मैंने बोला अभी आपको गुड्स आपको घर नहीं लेके जाना है, कुछ गुड्स आपको वेयरहाउस में रखना है, या पूरे गुड्स वेयरहाउस में रखना है, या पार्ट गुड, कुछ भी हो सकता है। तो फिर ऐसे केस में आपको ये बिल ऑफ एंट्री जो पहले वाली थी, ये थी होम कंजम्पशन के लिए। अब आपको दूसरी बिल ऑफ एंट्री बनाना पड़ेगा अगर आप गुड्स वेयर हाउसिंग में डाल रहे हो, और ये बिल ऑफ एंट्री रहेगी वेयर हाउसिंग की, वेयर हाउसिंग की बिल ऑफ एंट्री। और फिर आप ये वेयर हाउसिंग के बिल ऑफ एंट्री के साथ गुड्स आप कहां पे डाल सकते हो बेटा, वेयर हाउस में डाल सकते हो। ओके, तो वेयर हाउसिंग की बिल ऑफ एंट्री क्या होती है देखो। लेकिन जैसा देखो, अगर मान के चलो कि आपने गुड्स, मान के चलो कोई गुड्स मैंगोज, यस, आम, फॉरेन के आम मंगवाए, और वो मैंगोज आपने वेयर हाउस में डालने का सोचा, और आपने वेयर हाउसिंग की बिल ऑफ एंट्री भर दी, 500 किलोग्राम ऑफ मैंगोज पूरे के पूरे वेयर हाउस में डाल दी। अब मान के चलो मैंगोज वहां पे खराब होने लगे, सड़ने लगे। अब इंपोर्टर जाएंगे और देखिए अरे ये तो मैंगो सड़ गए, साला एक तो हमने 500 किलोग्राम मैंगो के लिए पहले वैल्यू पे करके आए 5 लाख रुपए के मैंगो, और उसके ऊपर अब कस्टम ड्यूटी भी पे करेंगे क्या। तो इंपोर्टर ने हाथ खड़े कर दिया और बोल दिया जाओ भाई हमको ये मैंगो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हम वेयर हाउस से क्लियर नहीं करवाएंगे, आपके वेयर हाउसेस में ही रखो इसको। तो आपको क्या लगता है कस्टम डिपार्टमेंट खाएंगा क्या ये सड़े हुए मैंगोज? नहीं, बिल्कुल। तो फिर डिपार्टमेंट क्या करता है बेटा, सिक्योरिटी के लिए आपसे एक बॉन्ड बना के लेता है। जब भी गुड्स आप वेयर हाउस में डालोगे आपसे एक बॉन्ड बना के लेगा जिसका नाम है वेयर हाउसिंग बॉन्ड, वेयर हाउसिंग बॉन्ड। और इसमें एक अमेंडमेंट है, ध्यान रखना आप। तो ये जो भी लेवी होंगे आपकी, जैसे ड्यूटी कितनी लेवी हुई थी 10,000, तो ये बॉन्ड, मतलब पहली चीज तो आपको बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ एक बॉन्ड भी देना पड़ेगा जिसका नाम है वेयर हाउसिंग बॉन्ड। और ये वेयर हाउसिंग बॉन्ड जो रहेगा ये रहेगा थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी का अमाउंट जितना है उसका 3 टाइम बॉन्ड रहेगा। मतलब कितना रहेगा बेटा ये 3 टाइम, मतलब 30,000 रुपए का ये बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो अभी ड्यूटी, तो बॉन्ड मतलब क्या, बॉन्ड मतलब एक पीस ऑफ पेपर, स्टैम्प पेपर पे आपको लिख के देना पड़ेगा कि मैं फलाने दिन बाद एक गुड्स क्लियर करूंगा, और अगर मैं क्लियर नहीं किया तो आप ये बॉन्ड को लेके कोर्ट में जा सकते हो, एंड दिस बॉन्ड इज इनफोर्सेबल, कि जितना अमाउंट में मुझे पेएबल है उतना अमाउंट फिर मुझे पे करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सर ये 3 टाइम्स क्यों है बेटा, आपको क्या लगता है ये गुड्स वेयर हाउस में डालेंगे तो क्या वेयर हाउसिंग का रेंट नहीं लेंगी गवर्नमेंट? बिल्कुल लेगी। क्या इसका इंटरेस्ट नहीं लेंगी? बिल्कुल लेंगी। और ड्यूटी, इंटरेस्ट, ड्यूटी, रेंट, पेनल्टी, इन सब की रिकवरी करने के लिए ये बॉन्ड थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी बनाया जाता है। बॉन्ड इज थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो देखो, आपको जब गुड्स वेयरहाउस में डालोगे तब आपको दो काम करना पड़ेगा। कौन से काम करना पड़ेगा बेटा? एक तो बिल ऑफ एंट्री फॉर बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग बनाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको बॉन्ड बनाना पड़ेगा, जो बॉन्ड कितना रहेगा? थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी। ओके, इस बिल बॉन्ड को, ये जो बिल ऑफ एंट्री है वेयरहाउसिंग की, इसको एक दूसरा भी नाम है जिसका नाम है बेटा इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। मैं आपको बताऊंगा इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, इसको इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। और बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, दिस इज नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री, है ना, नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री। और जब वेयरहाउस में आप गुड्स डालते हो तो कौन सी बिल ऑफ एंट्री बनाना पड़ेगा? इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। ओके ना, अब गुड्स आपने वेयरहाउस में डाल दिए। अब गुड्स जब वेयरहाउस से बाहर निकालोगे, आप गुड्स वेयरहाउस से बाहर निकालोगे, तब एक्चुअल आपको पैसा भरना पड़ेगा। देखो, जब गुड्स वेयरहाउस में डाले थे तब एक्चुअल पैसा नहीं भरा था आपने, तो तब क्या बना के दिया था आपने? बॉन्ड बना के दिया था। अब जब गुड्स वेयरहाउस से बाहर आप निकालोगे तब आपको एक्चुअल ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? देखो, अब जब गुड्स वेयरहाउस से बाहर निकले, दिस इज योर वेयरहाउस, राइट, दिस इज योर वेयरहाउस। ये वेयरहाउस से अब गुड्स बाहर निकल रहे, तो आपको तीन काम करना पड़ेगा। देखो, पहला नंबर 1, पहला काम करना पड़ेगा कैंसलेशन ऑफ वेयरहाउसिंग बॉन्ड। ये वेयरहाउसिंग बॉन्ड जो आपने बनाया था उसको कैंसिल करना पड़ेगा आपको, राइट, क्योंकि अब आपको पैसे में ड्यूटी भरना है। दूसरा, पेमेंट ऑफ ड्यूटी इन कैश, अब आपको कैश में ड्यूटी भरना पड़ेगा। और तीसरा करना पड़ेगा आपको, जो इनटू बॉन्ड था, इनटू बॉन्ड वेयरहाउसिंग बॉन्ड था, उसके जगह अब आपको फाइल करना पड़ेगा एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। तो ये तीन काम आपको करना पड़ेगा। वेयरहाउसिंग बॉन्ड जो बनाया था उसको कैंसिल करना पड़ेगा, पेमेंट कैश में करना पड़ेगा, कैश है बैंक, इंटरनेट बैंकिंग से, और तीसरा एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री बनाना पड़ेगा। तो ये तीन काम आपको करना पड़ेगा, फिर जाके आपके गुड्स वेयरहाउस से बाहर निकले। आप समझ रहे हो बेटा? तो देखो, होम कंजम्पशन के लिए मैं बात करूं तो डायरेक्ट आपको गुड्स बिल ऑफ एंट्री भर के लेके जाना है, और वेयरहाउसिंग के केस में आपको पहले गुड्स वेयरहाउस में डालते समय एक इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है, और जब वेयरहाउस से बाहर निकालोगे तो वापस एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है, दैट इज एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, और फिर आपको ड्यूटी भरना पड़ेगा। तो कैन आई से, देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन आई से टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ वेयरहाउसिंग इज, लिखो, टैक्सेबल इवेंट in case of warehousing is filing of ex bond bill of entry. very 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 important point. तो बिल ऑफ एंट्री, जब एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे तब वेयरहाउसिंग के केस में वो टैक्सेबल इवेंट माना जाएगा, क्योंकि तभी तो गुड्स वेयरहाउस से, मतलब ही कस्टम बैरियर से, क्योंकि जब तक गुड्स वेयरहाउस में है मतलब कस्टम डिपार्टमेंट के कब्जे में है, वेयरहाउस में, बैरियर में है, तो जब गुड्स बाहर निकलेंगे वो माना जाएगा टैक्सेबल इवेंट। अरे समझ में आएगा? और उस दिन जो रेट होगा उस रेट से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। देखो, हो सकता है ऐसे, जैसे आपने गुड्स इंपोर्ट किया था, ये जो गुड्स इंपोर्ट हुए थे ये 1 जनवरी 2017 को हुए थे, उस दिन आपने गुड्स वेयरहाउस में डाले थे, और उस दिन कस्टम ड्यूटी का रेट था 10%, मान के चलो उस दिन रेट था 10%। अब गुड्स आपने बाहर निकाले 30 जून 17 को बाहर निकाले, और उस दिन कस्टम ड्यूटी का रेट, दिस इज रेट ऑफ बीसीडी, कस्टम ड्यूटी, इस दिन बीसीडी का रेट है मान के चलो 15%। तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करेंगे बताओ आप? बोलो। करेक्ट, कौन से दिन फाइल करेंगे बेटा? जिस दिन आपने गुड्स बाहर निकाले, मतलब 30 जून को, राइट, 30 जून को आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, तो वही दिन माना जाएगा कि आपका गुड्स बाहर निकला, और उस दिन एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का जो रेट होगा, मतलब कितना बेटा, सॉरी, बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट कितना है? 15%, वो रेट से आपको ड्यूटी भरना पड़ेगा। सर ये तो सिंपल है, अगर रेट कम हो गया तो, मतलब 8% हो गया तो 8% भरना पड़ेगा, नथिंग बिग डील इन दैट। ओके, तो अगर गुड्स का रेट एक्स बॉन्ड दिन बिल ऑफ एंट्री के दिन बढ़ गया तो बढ़ा हुआ रेट, और अगर कम हो गया तो कम हुआ रेट। लेकिन हाँ,
बॉन्ड जो बनेगा वेयर हाउसिंग का, वो तो जिस दिन गुड्स आपने डाले वही रेट से बनेगा, क्योंकि देखो कस्टम ड्यूटी जो 10,000 रुपए आई थी, वो 10,000 तो 10% के हिसाब से आई ना भाई। तो थ्राइस ड्यूटी ऑफ बॉन्ड जो बनेगा वो फिर आपका वेयर हाउसिंग के रेट से ही, मतलब जिस दिन आपने गुड्स अंदर डाले वही रेट से बनेगा। ओके, तो चलो सम अप करके देता हूं मैं पूरा आपको, राइट। तो गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुए, इंपोर्ट होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए लेके जा सकते हो। होम कंजम्पशन के लिए बहुत सिंपल, आप ड्यूटी पे करो और गुड्स होम कंजम्पशन के लिए लेके जाओ। और दूसरा वेयर हाउसिंग, आप गुड्स वेयर हाउस में डाल सकते हो। वेयर हाउस में डालने के लिए आपको दो काम करना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग बॉन्ड बनाना पड़ेगा विच इज थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी, जिस दिन का रेट होगा, जिस दिन गुड्स आप वेयर हाउस में डालोगे। और दूसरा काम करना पड़ेगा आपको, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। जब गुड्स आप वेयर हाउस से बाहर निकालोगे, मतलब वेयर हाउस टू होम कंजम्पशन, तो फिर आपको उस दिन के रेट से एक्चुअल ड्यूटी भरना है, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है, और ओरिजिनल जो बॉन्ड था आपका, जो थ्राइस ड्यूटी बॉन्ड बनाया था, उसको कैंसिल करवाना। अरे आप समझ गए, राइट। तो इस प्रकार से वो चलेगा, राइट। तो हम लोगों ने एक देखो वो पॉइंट एक छोड़ा था, आपको अगर याद होगा तो, याद है आपको ये पॉइंट, टैक्सेबल इवेंट। तो टैक्सेबल इवेंट मैंने दो के बोले अभी आपको, एक तो होम कंजम्पशन वाला और दूसरा वेयर हाउसिंग वाला। तो देखो कौन सा है, देखो टैक्सेबल इवेंट बीइंग रीच्ड at the time when goods reach to the custom barrier and bill of entry for home consumption has been filed। तो जिस दिन हम होम कंजम्पशन की बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, उस दिन आपका इंपोर्ट खत्म हो गया, मतलब खत्म तो हो चुका है, आपको गुड्स आपका पार्ट ऑफ मास ऑफ कंट्री बन चुका है। उस दिन आप पैसा भरना पड़ेगा जो रेट होगा, और उस हिसाब से आपको ड्यूटी भर के आपके गुड्स को क्लियर करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट। वही चीजें आपको यहां दी है, देखो डिफरेंस बिटवीन, तो हो गया था शायद अपना, राइट। हाँ, टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ, है ना, टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ वेयर हाउस, जो मैंने अभी बताया, देखो दैट द इंपोर्ट इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन गुड्स क्रॉसेस द कस्टम बैरियर। द टैक्सेबल इवेंट इज द डे ऑफ क्रॉसिंग द कस्टम बैरियर एंड नॉट द डे ऑन विच गुड्स लैंडेड टू इंडिया। तो इंडिया में आना इज नॉट अ, when goods are coming into India is not, goods are not liable to pay the duty। कब liable होगा बेटा हमको, जब ये गुड्स कस्टम बैरियर को क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। ओके, तब तो लेवी हो जाएगी, बस जस्ट लेवी, टेरिटोरियल वाटर में लेवी। लेकिन पेमेंट तो आपको जब ये गुड्स पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स ऑफ इंडिया बन गए तब करना है। इन केस गुड्स विच आर इन द वेयर हाउस द कस्टम बैरियर वुड बी क्रॉस। देखो वेयर हाउस में गुड्स है तो कस्टम बैरियर कब क्रॉस होगा, when they are sought to be taken out of the custom barrier, that is out of warehouse and brought to the mass of goods of country। Is it okay? और देखो, thus it can be said that mixing up of mass of goods in country after crossing the barrier is the taxable event of custom duty, that is filing, ये लिख लो, of ex bond bill of entry, right। दिया देखो, in case the goods which are in warehouse the custom barrier would be crossed when they are sought to be taken out of custom barrier and brought to the mass of goods of country। Are you getting the point? तो वेयरहाउस के केस में जब गुड्स हम वेयरहाउस से बाहर निकालेंगे तब हम मानेंगे कि इसका टैक्सेबल इवेंट है, एंड द टैक्सेबल इवेंट इज फाइलिंग ऑफ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। ओके, फिर एक्सपोर्ट, ये तो ऑलरेडी बता दिया मैंने, grammatical variation, cognate expression, taking out of India to a place outside India। Okay, it was held that export is complete once the goods pass to the territorial water in India and property passes to the purchaser। The delivery of exported goods at destination is not essential। देखा हम लोगों ने, it is not necessary that it should reach to the destination, है ना। Export occurs only when goods crosses beyond the territorial water। तो जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर लेंगे हम मानेंगे एक्सपोर्ट खत्म हो गया। ओके, देखो एक छोटा सा क्विज है, ये भी आपको समझ जाएगा। आशीष imports the consignment of the goods which were chargeable to duty at 60% ad valorem। The goods were warehoused on 18th October after filing the bill of entry for warehousing। The government issues the notification on 31st of October reducing the rate to 30% ad valorem। तो 18 अक्टूबर को जब गुड्स डाले तो 60% रेट था,
और उसके बाद गवर्नमेंट ने रेट को कम कर दिया 30%। आशीष फाइल द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, मतलब गुड्स निकालना है अपने को, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल की 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर का रेट कितना था आपका? 30%। तो बताओ कौन सा रेट लगेगा? देखो वहां पे वही पूछा होगा, आशीष वांट्स टू नो फ्रॉम यू वेदर चार्जिंग 60% इज वैलिड। तो वैलिड है क्या? नो। ये कितना रहेगा बेटा? 30%। डिपार्टमेंट ने बोला 60, लेकिन ये कितना रहेगा? 30%। फाइलिंग ऑफ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री करें। ओके गुड। फिर ये डिफरेंस बिटवीन क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन एंड वेयर हाउसिंग, ये तो अभी आप रीड कर लेंगे, ये मैंने बता दिया पूरा आपको, राइट। कभी कभी एग्जाम में आता है। ओके एंड ये जो मैंने बिल ऑफ एंट्रीज बताया आपको, है ना, कभी कभी आपकी इंस्टीट्यूट पता नहीं उसके कलर ही पूछ लेती राइट। तो देखो जो बिल ऑफ एंट्री डायरेक्ट होम कंजम्पशन के लिए जाती, डायरेक्ट पहला वाला देखा तो होम कंजम्पशन डायरेक्ट, तो उसके लिए व्हाइट बिल ऑफ एंट्री का कलर रहता है उस बिल ऑफ एंट्री का, उसे फॉर्म 1 भी बोलते हैं। तो देखो व्हेन गुड्स आर डायरेक्टली क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, येलो बिल ऑफ एंट्री, येलो कलर की, फॉर्म 2 बोलेंगे इसको, इनटू बॉन्ड, जो मैंने बोला था जब गुड्स कहां लेके जाएंगे आप? वेयर हाउस में। इसके साथ साथ आपको वेयर हाउसिंग बॉन्ड भी बनाना है। और तीसरी ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री, फॉर्म 3 इसे बोलेंगे, और ये कौन सी बिल ऑफ एंट्री रहेंगी? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। तो व्हाइट येलो ग्रीन, व्हाइट येलो ग्रीन, व्हाइट। आप बस स्टूडेंट इतना याद करके जाते, व्हाइट येलो ग्रीन, व्हाइट येलो ग्रीन। अरे भाई इधर भी देखना पड़ेगा, पहली किसके लिए? व्हाइट होम कंजम्पशन के लिए, दूसरी इनटू बॉन्ड जब वेयर हाउसिंग में डालेंगे, और तीसरी एक्स बॉन्ड जब वेयर हाउसिंग से बाहर निकालेंगे। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट अ बेसिक ऑफ कस्टम ड्यूटी। अगला चैप्टर है, मतलब उसी में दूसरा पार्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन जो जो जहां जहां इंपॉर्टेंट होगी मैं वहां वहां आपको वो डेफिनेशन बताते जाऊंगा। ओके तो एक साथ अपन पूरी डेफिनेशन ना देखते हुए जब जब जिस जिस डेफिनेशन का काम पड़ेगा वो डेफिनेशन हम तब देखते जाएंगे। जैसे देखो अभी मैंने एक डेफिनेशन आपको बता दूं 2 मिनट के लिए, एंट्री के लिए, एंट्री। ओके बिल ऑफ एंट्री देखी थी ना अपने, बिल ऑफ एंट्री। तो उस केस में देखो मैंने बताया इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स। तो गुड्स अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट, तो देखो इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री हम उसको बोलते हैं, इंपोर्ट। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में अलग नाम है। अगर गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अगर गुड्स एक्सपोर्ट वेसल या एयरक्राफ्ट से हुए, वेसल या एयरक्राफ्ट से, तो उसे शिपिंग बिल बोला जाता है, नाम है उसके अलग अलग। और अगर गुड्स व्हीकल से इंपोर्ट हुए तो उसको बिल ऑफ एक्सपोर्ट बोला जाता है। आपके समझ में आया? तो गुड्स अगर इंपोर्ट हो रहे तो गुड्स वेसल से हो, व्हीकल से हो, एयरक्राफ्ट से हो, सभी केस में उसको बिल ऑफ एंट्री बोले। लेकिन अगर गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे, बाहर जा रहे, और वेसल और एयरक्राफ्ट है तो शिपिंग बिल बोला जाएगा, और अगर व्हीकल है तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट। ये बात आप ध्यान रखें। ओके और पोस्टेज है तो देखो पोस्टेज पे आपको लेबल और डिक्लेरेशन ऊपर लगा हुआ रहता है, लेबल और डिक्लेरेशन, राइट, वो रहेगा बिल ऑफ एंट्री। और बैगेज अगर रहा तो अगर आप दूसरे कंट्री से कभी इंडिया में आए होंगे तो आप जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तो वहां पे 2 चैनल रहते हैं, एक रेड चैनल और एक ग्रीन चैनल। तो अगर आप दूसरे कंट्री से कोई गुड्स लेके आए हो तो आपको रेड चैनल के थ्रू आना पड़ता है अंदर, और वहां पे आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और वो डिक्लेरेशन मतलब ही बिल ऑफ एंट्री बैगेज के, कि आपने क्या क्या साथ में लाया, वो डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट अ बेसिक चैप्टर, राइट। तो ये था आपका पूरा पहला चैप्टर, राइट। मैं सेक्शन 12 को एक बार रिवाइज करके देता हूं आपको, फटाफट सुनो। ओके तो देखो, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग द फोर्स। रादर उससे पहले मैं एक काम करता हूं, आपको कस्टम्स पूरा रिवाइज कर देता हूं बेसिक। जब भी गुड्स दूसरे कंट्री से इंडिया में आएंगे हमको कस्टम ड्यूटी पे करना है। ये कोई नई ड्यूटी नहीं है, पुराने जमाने से चलते आ रही। कस्टम ड्यूटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेवेन्यू। आप सेल्फ यूज के लिए लाएंगे तो भी आपको कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना ही आपको, या बेचने के लिए रहा हो तो भी करना ही, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेवेन्यू। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो रहेगी उसके ऊपर एजुकेशन सेस नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोगों ने 3 वाटर देखे थे, टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ 24 नॉटिकल माइल, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स। उसके बाद ये छोटा सा 265 और 246 ये आप देख लीजिए। फिर हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर देखे, क्या क्या वाटर के इंपॉर्टेंस है, ओके। फिर उसके बाद सेक्शन 12 देखा। सेक्शन 12 एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन द फोर्स, the duty of custom shall be levied at the rate prescribed in Custom Tariff Act 1975 on goods की definition,
Goods include vessel, vehicle, aircraft, stores, baggage, currency, negotiable instrument, and any other movable article, right? Import, bringing into India from a place outside India. India includes territorial water. दो प्रॉब्लम को सुप्रीम कोर्ट ने अपार प्राइवेट लिमिटेड एंड गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड में सॉल्व किया. एक्सपोर्ट तब खत्म हो जाता है जब गुड्स टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर देते. इट इज इमटेरियल वेदर शिप रीचेस टू इट्स डेस्टिनेशन और नॉट. उसके बाद हमने देखा होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग. उसमें देखा बेटा गुड्स आप डायरेक्ट होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री फॉर्म 1 में, या फिर आप वेयर हाउसिंग के लिए वेयर हाउसिंग बॉन्ड बनाना पड़ेगा थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी. और जब गुड्स आपको होम कंजम्पशन के लिए लेके जाना है तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करके गुड्स को क्लियर करना पड़ेगा और वही माना जाएगा आपका वेयर हाउसिंग का टैक्सेबल इवेंट. ओके, सो दिस इज फॉर दिस लेक्चर. और हम लोगों ने बिल ऑफ एंट्री भी देखा था बेटा इस लेक्चर में. बिल ऑफ एंट्री की डेफिनेशन, अगर इंपोर्ट है तो हम बिल ऑफ एंट्री ही बोलेंगे, अगर एक्सपोर्ट है तो हम वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में उसको शिपिंग बिल, और लैंड के केस मतलब व्हीकल के केस में बिल ऑफ एक्सपोर्ट बोलेंगे. लेबल और डिक्लेरेशन जो पोस्ट स्टेज पे लगा हुआ रहता है दैट इज योर बिल ऑफ एंट्री, एंड बैगेज के केस में डिक्लेरेशन. बाकी हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं. सी यू अप टू दैट लेक्चर. थैंक यू, टाटा.